वंदे मातरम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यह वीडियो किन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे मैं बता दूं कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बिहार बोर्ड के मैट्रिकुलेशन की तैयारी करते हैं, यानी जो बिहार बोर्ड में क्लास 10th की तैयारी करते हैं और जो ये चाहते हैं कि 2024 में मैथ के विषय में एक अच्छा स्कोर करें, उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। आप हमारे साथ जुड़कर अपने पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चैप्टर का एनालिसिस कर सकते हैं और बना सकते हैं। हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड का जो ये किताब मेरे हाथ में आप दिख रहा है आपको, ये कक्षा 10 का ये गणित का विषय, इसका तीसरा अध्याय जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को देखेंगे और इस चैप्टर को समझने से पहले इसके पीछे के जो भी कंसेप्ट, जो भी बेसिक कंसेप्ट है, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हमने 3.1 जो है प्रश्नावली 3.1 वो हम कर चुके हैं पिछले क्लास में। उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, टच करके उसे, और एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो 3.1 हमने चैप्टर पढ़ा था और उसके पढ़ने से पहले इसके पीछे के बेसिक कंसेप्ट को हमने देखा था। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 3.2 और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे जिसके बिना इस चैप्टर को समझना मुश्किल है। उस कंसेप्ट को समझने के बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे और समय हमें ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हम बढ़ते हैं पहले उस कंसेप्ट के तरफ जो कि 3.2 जो अध्याय है आपका, ये जो अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर को बनाने में जो भी कंसेप्ट लगेगा उसे हम समझते हैं। विद्यार्थियों, चैप्टर को बनाने के लिए 3 तरह के कंडीशंस दिए गए हैं। आप समीकरण युग्म तो समझ ही गए हैं, पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए और समझिए। तो समीकरण युग्म में क्या होता है, 2 समीकरण दिए रहते हैं और दोनों समीकरण युग्म का आलेख पर निरूपण किया जाता है जो रेखा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो अगर रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेदित करें, काटें, तो जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, एक ये कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, ये समानांतर हो सकती हैं। और तीसरा होता है कंडीशन जो कि समीकरण का जो समीकरण युग्म होगा उससे बनने वाली जो रेखा होगा आलेख पर, वह एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये तीनों कंडीशंस हम समझेंगे। इन तीनों से जो स्टेटमेंट तैयार होगा उसे हम देखेंगे और ये देखकर हम इस चैप्टर को बनाने चलेंगे। तो चलते हैं हम पहले स्टेटमेंट पर। पहला स्टेटमेंट है कि अगर कहा जाए आपसे कहा जाए ये बात कि रेखाएं जो होती हैं किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। यानी जो रेखा होती है, जो समीकरण युग्म बनता है, उस समीकरण युग्म से जो आलेख पर रेखा बनाई जाती है वह किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हम लिखेंगे रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, अर्थात यदि आप कोई ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में जो रेखा होगी वह इस तरीके से एक दूसरे को क्या करेगी, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर। अब किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए क्या सिचुएशंस होनी चाहिए? अगर हमारे पास दो समीकरण युग्म होता, क्या होता, 2 समीकरण युग्म होता। जैसे मैं लिख सकता हूँ x + y = 9, छोड़िए इसको ऐसे लिखते हैं, x + y - 9 = 0। और दूसरा समीकरण हमारे पास होता है 3x + 2y - 4 = 0। क्या होगा? 0। अब यहाँ क्या होता है, हमने इससे पहले वाले क्लास में समीकरण युग्म में a1, b1, a2, b2, c1, c2 ये चीज़ें समझ लिया है हमने। हम यहाँ पर देखते हैं उन सब चीज़ों को। अब यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है। क्या है? a1 है। तो a1 की वैल्यू क्या है? 1 है। y के साथ जो कोफिशिएंट है ये b1 है और b1 की वैल्यू क्या है? 1 है। इधर 9 तो खुद कांस्टेंट है, तो c1 कांस्टेंट है, तो c1 चूंकि पहले समीकरण का कांस्टेंट है तो c1 कितना है?
9 -9। क्लियर। अब दूसरे समीकरण में a दिया है तो a2, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, b2, y का कोएफिशिएंट क्या है 2 और c2 कितना दिया गया है -4। अब ये जो कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन में हमने आपको बताया है a1 बटा a2, b1 बटा b2। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, छोड़िए इसको अभी करते हैं। अब a1 बटा a2, a1 कितना है, यहाँ पर a2 के जगह पर 3 है, सॉरी, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। फिर यहाँ पर b1 बटा b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। फिर c1 बटा c2, c1 कितना है -9 और c2 कितना है -4। अब जरा देखते हैं माइनस माइनस कैंसिल होकर हो जाएगा 9/4, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका कंडीशन होता है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ाया था आपको, ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, जब ये बराबर नहीं होगा, और c1 बटा c2 जब ये भी बराबर नहीं होगा, तो इस स्थिति में जब इन कोएफिशिएंट का जो ये रेशियो होता है जब बराबर नहीं हो, तब इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे। यानी जब कोई बराबर नहीं होगा तब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे। इनमें से जब कोई बराबर नहीं होगा तब। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये जो चीज़ हमने लिखा है इसको अभी मिटाकर, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कंडीशन याद आ जाए। अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब यहाँ देखिए a1 बटा a2, ये क्या है 1/3 है ना, 1/3। इसको अरेंज करके लिख देते हैं 1/3। ये क्या है a1 बटा a2 है, ये है 1/2। अब 1/3 के 1/2 बराबर होगा, नहीं होगा, यानी b1 बटा b2 इसके बराबर नहीं है। फिर c1 बटा c2 9/4, ये भी नहीं है, c1 बटा c2। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पर ये जो कंडीशन हमें प्राप्त हुआ, इस कंडीशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में इस स्थिति में जो होगा कि संख्या जो होती है, रेखाएं जो होती हैं वह किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि इस स्थिति में क्या, इस स्थिति में हल अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा। हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, मतलब अर्थात हल केवल एक होगा, हल केवल एक ही होगा। मतलब जो बिंदु एक ही जगह पर काट रहा है तो क्या हो जाएगा, हल केवल एक ही होगा। तो एक कंसेप्ट ये है, एक कंसेप्ट ये है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि समानांतर हो, क्या हो, जब रेखाएं कैसी हों, समानांतर हों, रेखाएं कैसी हों, समानांतर हों। तो रेखाओं के समानांतर होने के लिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं, समांतर हो, रेखाएं कैसी हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। लेकिन कब समांतर हो सकती हैं, तो उसके लिए अब समीकरण लिखना होगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 2x + 3y + 9 = 0, 4x + 6y + 4 = 0। ये दो समीकरण हमारे पास होगा, एक समीकरण एक और ये समीकरण दूसरा। जब इन दोनों समीकरण में पहले समीकरण में a के स्थान पर क्या है, 2 है, x का कोएफिशिएंट, b1 क्या दिया है, y का कोएफिशिएंट 3 और c1 क्या दिया है 9। उसी तरह दूसरे समीकरण में
A2 x का कोफिशिएंट 4, B2 y का कोफिशिएंट 6 और C2 4 दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये A1 बटा A2 है, क्या है A1 बटा A2, ये क्या है 2/4, इसका जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 1/2। फिर है B1 बटा B2, ये B1 बटा B2 3/6, जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/2। अगला है C1 बटा C2, C1 कितना है 9 और C2 कितना है 4, C1 बटा C2। अब आप यहाँ देखिएगा ये जो चीज़ें लिखी हैं 1/2 1/2 9/, ये 1/2 बराबर है किसके, इस 1/2 के है बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है 9/4 के, ये बराबर 9/4 के नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये 1/2 क्या है A1 बटा A2 है, क्या है A1 बटा A2 है, ये क्या है B1 बटा B2 है, लेकिन ये क्या है C1 बटा C2 है। तो ये एक कंडीशन हमें और प्राप्त हो गया, ये एक कंडीशन हमें और प्राप्त हो गया, तो हम क्या लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी और एक भी हल नहीं होगा। इस स्थिति में एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये दूसरा कंसेप्ट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ देखिए, ये जो है जब ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो हल कैसे हो सकता है, सीधी सी बात है, हल ही नहीं होगा। तीसरी स्थिति है कि जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हों, जब रेखा कहाँ हो, एक दूसरे के ऊपर ही हो, जब एक दूसरे के ऊपर ही हो, मतलब कि रेखा कैसा हो सकता है, समपाती भी हो सकता है, रेखाएं समपाती भी हो सकती हैं। रेखाएं कैसी हो सकती हैं, समपाती भी हो सकती हैं। समपाती कहने का मतलब कि एक के ऊपर ही दूसरा रेखा, ये समपाती भी हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3x + 4y + 6 = 0, 6x 8y + 12 = 0। ये दो समीकरण हमारे पास विद्यार्थियों हो गए। क्या हो गया, ये दो समीकरण हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे जो पिछले दो कंसेप्ट में हमने किया है। A1 क्या दिया गया है 3, x का कोफिशिएंट, समीकरण 1 में x का कोफिशिएंट A1 है, y का कोफिशिएंट B1 है और C1 दिया गया है 6। इसी तरह यहाँ पर A2 6, B2 8 और C2 12। अब हम क्या करते हैं, A1 बटा A2 करते हैं, A1 बटा A2 3/6 कैंसिल होगा 1/2, फिर B1 बटा B2 क्या दिया है 4/8 कैंसिल होगा 1/2, ठीक है। फिर C1 बटा C2 क्या दिया है 6/12, C1 का मान 6 है, C2 का मान 12 है, कैंसिल होगा 1/2। अब इस स्थिति में देखते हैं कि यहाँ जो रिजल्ट आया है 1/2 बराबर, यहाँ आया है 1/2 बराबर 1/2। अब ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। और किसका रिजल्ट है ये, A1 बटा A2 का, B1 बटा B2 का और C1 बटा C2 का रिजल्ट यही है। तो इस स्थिति में हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब इन तीनों के कोफिशिएंट का, इस कांस्टेंट का और y और x के कोफिशिएंट का जब रेशियो की और तीनों का रेशियो का मान जो बराबर आ गया, तो इस स्थिति में इस कंडीशन में क्या होगा,
हल अनंत होंगे, हल अनंत होंगे। हल अनंत मतलब होंगे असंख्य हल होगा, बहुत सारे हल हो सकते हैं। यहाँ भी हल है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ जहाँ जहाँ तक, मतलब कि रेखा एक बिंदु का संकलन ही होता है। तो जितनी बिंदु होंगी और असंख्य बिंदुएं होंगी तो असंख्य इसके क्या हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। क्लियर? तो असंख्य हल होंगे। तो ये तीन कंसेप्ट हमारे पास थे। इन कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि बिना इन कंसेप्ट का हम ये चैप्टर बना नहीं सकते हैं। अब इन्हीं तीनों कंसेप्ट से जुड़ी हुई तीन बातें हैं, जरा हम समझ लेते हैं। हमने जो तीनों कंसेप्ट पढ़ा है अभी मैं यहां पर लिख देता हूं कि अब पहला था कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये कोई भी बराबर एक दूसरे के नहीं था। तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। क्या कर रही थी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। और इस स्थिति में जो हल होता है वह संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है। दूसरा स्थिति हमने देखा था A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। इसमें यहाँ A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर था, लेकिन ये बराबर नहीं था। इसका मतलब रेखाएं समांतर थीं। रेखाएं कैसी थी? समांतर थी। और इस स्थिति में एक भी हल नहीं होगा, और एक भी हल नहीं होगा तो असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। तीसरी स्थिति देखते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। जब ये तीनों बराबर थे, इसका मतलब रेखाएं कैसी थी? संपाती थी। और संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं, इसका क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक कंसेप्ट बिल्ड होता है कि जब हल होगा, एक हल हो या अनंत हल हो, एक हल हो या अनंत हल हो, उस स्थिति में क्या हो जाएगी? संगत होगी। और जब हल ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत होगा। ठीक है? तो ये कंसेप्ट हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस बोर्ड को साफ करता हूं। आप इसका चाहें तो क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं सीधे चैप्टर में। चूंकि इतने कंसेप्ट, यही जो कंसेप्ट हैं जो अभी आपको मैंने बताया, इन्हीं कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं? अपने चैप्टर को बना सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं। जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 का। किसका? प्रश्नावली 3.2 का। अब विद्यार्थियों, इसके पहले यानी प्रश्नावली 3.2 से पहले प्रश्नावली 3.1 है, और इसके पहले 2 अध्याय और हैं मैथ के। प्रॉपर एक एक करके वीडियोस बनाए गए हैं। हर चैप्टर का वीडियो अलग है, और चैप्टर के साथ साथ उसके बेसिक कंसेप्ट को भी उसी वीडियो में बता दिया गया है। वीडियो थोड़े थोड़े लंबे हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल ढंग से आपको बताए गए हैं। यहाँ पर दिए गए प्लेलिस्ट को आप टच करके जरूर उस वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि वह आपके लिए रामबाण साबित होगा आने वाली परीक्षा में। आइए प्रश्नावली 3.2 में चलते हैं। प्रश्नावली 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि निम्न समस्याओं को, जो नीचे समस्याएं दी गई हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करिए। क्या करिए? ग्राफीय विधि से हल करिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है समीकरण, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन है? कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10th में पढ़ने वाले आप ही के जैसे कुछ विद्यार्थी हैं, उन्हीं की बात की जा रही है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो आइए हम चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बनेगा उसको बनाते हैं हम। लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या, यहाँ पर किसका संख्या मान लेना उचित रहेगा? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या
y है, यानी लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब दिया गया है प्रश्न से, क्या है प्रश्न से विद्यार्थियों दिया गया है आपके सामने, कहा गया है कि प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है, 10 विद्यार्थियों ने, यानी लड़कों और लड़कियों की अगर संख्या को जोड़ दिया जाए तो कुल कितने विद्यार्थी थे, 10, यानी x और y बराबर 10। ये समीकरण हमारे पास पहला आ गया। ठीक है। दूसरी स्थिति में दी जा रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, यानी लड़कियों की संख्या में से यदि लड़कों की संख्या को घटा दी जाए तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, क्योंकि लड़की की संख्या लड़के की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या यदि घटा दी जाए तो हमें 4 मिलेगा। ये समीकरण हमारे पास क्या आ गया, दूसरा आ गया। ये समीकरण हमारे पास दूसरा आ गया। क्यों, y तो लड़की की संख्या है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो 4 अधिक है, इसका मतलब जब लड़कों की संख्या घटा देंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो ये 2 समीकरण हमारे पास मिल गए। अब इन्हीं 2 समीकरणों के साथ जो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था, जो पिछला चैप्टर 3.1 पढ़ा था, उसी के अनुसार यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया गया है x + y बराबर 10। क्या दिया गया है, यानी यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 - y। क्लियर, x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 10 - अब ये जो समीकरण है इससे हम यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे, एक बॉक्स जनरेट करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, x बराबर 10 - y। अब यहाँ पर हम चूंकि केवल 2 बिंदु अगर दे दिया जाए, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो इससे हम एक रेखा इस पर क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इस पर क्या कर सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको 2 इसके निर्देशांक को बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें y, यानी यहाँ पर x का वैल्यू आएगा, यहाँ y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ y के जगह पर ऐसा क्या रखें कि x का वैल्यू आ जाए। तो y के जगह पर यदि 5 रखते हैं तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 5 आएगी। अगर y के जगह पर हम यहाँ पर 6 रखते हैं, y की जगह और कम करते हैं, y की जगह पर 4 रखते हैं तो x की जगह पर क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें मिला। और यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 2 से। यहाँ समीकरण 2 में दिया गया है, अगर यहाँ देखें तो समीकरण 2 से x बराबर y - 4 हो जाएगा, x बराबर y - 4 हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। और x की वैल्यू कितनी दी गई है, y - 4। आप यहाँ से y को भी कर सकते हैं, यानी y बराबर x + 4 भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। यहाँ पर y, और y की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर। तो ये हमने निर्देशांक तैयार कर लिया कि क्या करने के लिए, यहाँ पर ग्राफ तैयार करने के लिए। क्या तैयार करने के लिए, ग्राफ तैयार करने के लिए। अब हम इससे पहले जो स्केल लिए थे आपको याद होगा, ये पढ़ाई और पिटाई दोनों में काम आने वाला स्केल, इससे हम क्या करते हैं आज, अब यहाँ पर हम बना लेते हैं। एक भी निगेटिव साइन नहीं है तो निगेटिव की तरफ जरूरी नहीं है निगेटिव की तरफ हमें खींचने की, हम ध्यान में रखते हैं और धनात्मक एरिया का ही क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। ठीक है। आइए, यहां पर आप जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। अब हम अनुमान के हिसाब से चलेंगे, बराबर बराबर डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। चूंकि स्केल पे काटा हुआ नहीं है, यहाँ भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर, जहाँ यहाँ पर जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस इनके बीच भी होनी चाहिए। ठीक है। ये होता है y अक्ष, क्या होता है, और ये होता है x अक्ष, x एक्सिस और y एक्सिस। क्लियर।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी कुछ इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, और भी आगे आप लिख सकते हैं अगर ज़रूरत रही तो y में ज़्यादा सबसे बड़ा 6 ही है और x में सबसे बड़ा इधर भी 6 है, तो हम देख लेते हैं। आइए ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले समीकरण से चलते हैं। x बराबर 5 दिया है, y बराबर 5 दिया है, यानी x पर भी 5 चलना है, y पर भी 5 चलना है। यदि देखा जाए इसको तो ये यहाँ पर आके कुछ ऐसे मिल जाएगा। मतलब यहाँ का जो निर्देशांक हमें मिलेगा इस बिंदु पर, यहाँ पर जो बिंदु बनेगी और उसका जो निर्देशांक मिलेगा, हमें क्या निर्देशांक मिलेगा, 5 5। क्या मिलेगा, 5 5 निर्देशांक मिलेगा। ये अनुमान है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसके सामने होगी और ये सारे के सारे का क्या होगा, माप बराबर होगा। ठीक है, आप यहाँ से समझ के स्केल से बनाएंगे अपने कॉपी पर, ज़्यादा बेटर होगा। आपको स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है किस चीज़ का, एक ग्राफ के कॉपी का एक नमूना दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार की कॉपी खरीद लें आप और उस पर इसे बनाएं, ज़्यादा बेटर आपको, जिसमें ऐसे ऐसे दिया रहता है, लाइनिंग करके दे दिया गया रहता है और इसके बीच में भी छोटी छोटी धारियाँ दी गई जाती हैं। वैसी वाली कॉपी आपको खरीद लेना है। एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया। दूसरा बिंदु है 6 और 4। 6 और 4, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, यानी हमें इस तरीके से आगे आना होगा। कहाँ, इस 6 के सामने, इस 6 के सामने इस तरीके से आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तो आप यहाँ देख लेंगे। देखिए हो गया, यानी यहाँ जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है ये 6 और 4 है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं से हम क्या कर लेंगे, एक रेखा खींच देंगे। एक रेखा क्या करेंगे, खींच देंगे इन्हीं दोनों बिंदुओं से। देखिएगा, हमने क्या किया, इन्हीं दोनों बिंदुओं के आधार पर एक रेखा हमने खींच दिया। और ये किसका समीकरण है, ये किस समीकरण का है, तो x + y = 10, इस समीकरण का है। क्लियर। इसके बाद हम दूसरे समीकरण में चलते हैं, x = y - 4, x = y - 4 पे चलते हैं। यहाँ 2/6, 2 और 6 दिया है, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, और y की वैल्यू कितनी दी गई है, 6। यानी अगर चलें हम बढ़ें तो ये शायद इधर आना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पर बिंदु आएगा, तो जो बिंदु यहाँ पर आएगा वो कैसा होगा, उसका निर्देशांक 2 और 6 होगा। फिर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू 0 है, यानी x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4, कुछ यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 और 4। अब हमें फिर दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ मिल गया। हम फिर इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से मिला देंगे इन्हें। ठीक है, ये देखिए, ये बिंदु यहां पर इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी आप ध्यान दीजिएगा, यह 3 के सामने प्रतिच्छेदित कर रहा है और 7 के सामने प्रतिच्छेदित कर रहा है। किसके सामने, यानी y की वैल्यू बता रहा है 7 और x की वैल्यू बता रहा है क्या, 3। अगर ध्यान से देख पाए तो। ठीक है, y की वैल्यू 7 बता रहा है और x की वैल्यू 3 बता रहा है। यानी जिस पॉइंट पे कट हुआ है वहां पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। विद्यार्थियों, आप यहां से एक चीज नोटिस करिएगा कि जो कट बिंदु पर, जो कट का पॉइंट का जो हमें निर्देशांक प्राप्त हुआ है, यह x और y का भी निर्देशांक है। यही x और y है।
तो ये जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, यही क्या है, वे लड़कों की संख्या क्या है 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गई लड़कियों की संख्या। तो इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया x और y का। किसका? x और y का। किससे? ज्यामितीय विधि से। किस विधि से? ज्यामितीय विधि। यहाँ कहा गया है ग्राफीय विधि से। क्या कहा गया है? ग्राफीय विधि से हमने x और y की वैल्यू प्राप्त कर ली। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे यहीं पे लिख देते हैं लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या जो हमें प्राप्त हुई वह क्या प्राप्त हुई? x की जगह पर लड़कों की संख्या x थी, हमें 3 प्राप्त हुई। लड़कियों की संख्या y थी, हमें क्या प्राप्त हुई? 7 प्राप्त हुई। और आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका कंडीशन देखिए, ये कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या कुल मिला के कितना है 10, तो 3 और 7 10। उसके बाद कह रहा है इसका कंडीशन में कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 है, क्या है 4 अधिक है। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कैसे बनाना है ये भी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी 1 का 2। अभी 1 का 1 हमने देखा और 1 का अब दूसरा देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा देखते हैं। यहाँ कह रहा है विद्यार्थियों के 5 पेंसिल और 7 कलमों की कीमत कितनी दी गई है? 50 रुपया दी गई है। 5 कलम और 7 कलमों की कीमत कितनी दी गई है? 50 रुपया दी गई है। तो माना कि, क्या किया? माना कि, हम यहां मान लेंगे माना कि किसकी पहले कह रहा है 50, 5 पेंसिल की कीमत, माना कि एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। और एक कलम है ना, एक कलम की कीमत y रुपया, ये दे दिया। अब चलते हैं प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। किससे चलेंगे? प्रश्न से। अब जो प्रश्न से हम चलेंगे यहाँ पर, अब प्रश्न में क्या कह रहा है जरा पढ़िए। यहाँ पर दिया 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य, 5 पेंसिल और 7 कलमों का। तो एक पेंसिल का कीमत क्या है? 100 रुपया है। तो 5 पेंसिल का 5x रुपया, एक कलम का कीमत y रुपया है, तो 7 कलमों का कीमत 7y रुपया है। और टोटल रुपया कितना रुपया लगा है? 50 रुपया। इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपया, एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य 5y रुपया। और इसको कितना रुपया खर्चा होता है? 46 रुपये खर्चा होता है। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं इक्वेशन से, यही 2 इक्वेशंस जो हमें प्राप्त हुआ हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशन से लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या है? 5x + 7y = 50। यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 7x को इधर लेके जाएंगे तो 50 - 7y हो जाएगा, 7y को लेके जाएंगे तो, और ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में है तो x से उठ के इधर आ जाएगा। तो x = 50 - 7y/5। हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। x की वैल्यू कितनी दी गई है? 50 - 7y/5। अब इसके आगे हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे। अब y की वैल्यू रख लेते हैं। y की वैल्यू यदि 5 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आएगी। क्यों 3 आएगी? y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू 3 क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ देखिएगा, अगर y की वैल्यू यहाँ पर 5 रखते हैं तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और 50 में से 35 जाएगा 15, और 5 से फिर 15 को कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा? 3। अगर y की वैल्यू हम 0 रख दें तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त कर लिया? बिना दशमलव, बिना बटा में का कुछ ये किए, एक आसान तरीके से प्राप्त कर लिया। अब यहाँ चलेंगे समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2 में? ये 7x,
यहाँ भी अगर x का वैल्यू निकालें तो x बराबर 46 माइनस 5y बटा 7, ठीक है। यहाँ भी x का हम क्या करें, एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ x की वैल्यू लिख लेंगे 46 माइनस 5y बटा 7, क्लियर। अब ये चीज़ें हो गई। अब इसको x बराबर 46 माइनस 5y बाई 7 हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं x बराबर, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। अब y का वैल्यू हम कितना रखें कि ये इससे कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये 46 माइनस 5y है, कितना है 46 ही है ना, 46 है, 5 करूँगा 7 x बराबर। तो यहाँ पर y का वैल्यू हम कितना रखें, ज़रा सोचिए, थोड़ा सा सोचिएगा तो बिना दशमलव में आएगा, यानी बटा में नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से अगर 5 रखते हैं, y की वैल्यू कितना रखते हैं, 5 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर रखते हैं हम, फिर आगे चलते हैं, y की वैल्यू रख दें 10। अगर y का वैल्यू हमने 10 रखा तो ये हो जाएगा 50, 40 नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा चलिए, y के यहाँ पर y का वैल्यू हम रख लेते हैं अब 6। कितना रख लेते हैं, 6। तो y का वैल्यू जैसे ही 6 रखेंगे हम, 6 5 30, ये 46 में से 30 जाएगा 16, 16 बटे 7। इसका दशमलव में मान निकाल लेंगे हम, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.22 करके कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये इतना आएगा। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, वहीं आलेख फिर से खींचेंगे, फिर से एक डंडा खींचेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे और कट 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 हम क्या करेंगे, उसको कर लेंगे बराबर तरीके से, जो हमने आपको अभी इससे पहले बताया है। और जिस बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करेगी, जिस बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करेगी, उसका निर्देशांक देखिएगा, उसमें x और y का जो वैल्यू आएगा वहीं कलमों की कीमत निकल के आएगी, वहीं कलमों की क्या निकल के आएगी, कीमत निकल के आएगी। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें से x का वैल्यू निकाल के इसमें, और इसमें से y का वैल्यू निकाल, जो आएगा क्या कहते हैं y की वैल्यू, उसको इसमें से इसमें रख देंगे और मान हमारा निकल के सामने आ जाएगा। उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन कहा गया है ग्राफीय विधि से बनाने के लिए, तो आप इस विधि से बनाइए। अब चलते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ग्राफ आप खुद बनाइएगा, ये आपके लिए टास्क है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अनुपातों a/a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। समांतर हैं अथवा संपाती हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में जो दिया गया है समीकरण लिख लेते हैं जरा हम। 5x माइनस 4y प्लस 8, 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये 2 समीकरण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? ये 2 समीकरण दिए गए हैं। तो अगर हम इसका आंसर बनाएं तो ये पहले समीकरण में, यानी जो पहला और जो दूसरा समीकरण दिया है, तो पहले समीकरण में a1 की वैल्यू कितनी दी गई है 5, b1 की वैल्यू कितनी दी गई है -4, और c1 की वैल्यू कितनी दी गई है 8। फिर a2 की वैल्यू कितनी दी गई है 7, b2 की वैल्यू कितनी दी गई है 6, और c2 की वैल्यू कितनी दी गई है -9। अब हम यहाँ पर करते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2 5 बटा 7 है, b1 बटा b2 -4/6 है। इसको कटाएंगे 2 से 2 और 2 से 3, -2 बटा 3। यहाँ पर c1 बटा c2 बराबर 8 बटे -9। अब ज़रा देखिएगा, ये है 5 बटा 7, ये है -2/3, ये है 8 बटे -9। क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये 5 बटा 7 किसका रेशियो करने पर आया है? a1 बटा a2 का। ये किसका करने पर आया है? b1 बटा
B2 का, ये किस करने पर आया है 8/-9 का, मतलब C1/C2 का, C1/C2 का। अब ये जो हमने आपको अभी बताया है, आप गोल मत घेर दीजिएगा, हम बस बताते वक्त कलम चलती रहती है, आदत हो जाती है कलम चलाने रहने की। A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये जो कंडीशन है, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इस स्थिति में रेखाएं क्या करेंगी, क्या कहा गया है, प्रतिच्छेद करती हैं। इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, लिखते हैं, क्या कहेंगे, करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया, यही है ठोस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के दूसरे नंबर सवाल। अभी आइए, अब इसी क्वेश्चन के दूसरे नंबर सवाल पे हम आते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर सवाल दे रहा है जो जिसका रेशियो जो कि 2 समीकरण दिए गए हैं। क्या दिया गया है, 9x + 3y + 12 = 0। यहाँ दिया गया है 18x + 6y + 24 = 0। ये 2 समीकरण दिए गए हैं। कितने हैं, 2 समीकरण दिए गए हैं। अब इनके यदि आंसर की तरफ बढ़े हम, आंसर की तरफ, तो A1 की वैल्यू क्या दी गई है 9, B1 की वैल्यू क्या दी गई है 3, C1 की वैल्यू क्या दी गई है 12, A2 की वैल्यू क्या दी गई है 18, B2 की वैल्यू क्या दी गई है 6, C2 की वैल्यू क्या दी गई है 24। क्लियर? तो इस तरीके से वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि A1/A2, A1/A2, ये 9/18 कैंसिल होकर 1/2 आएगा, B1/B2 3/6 कैंसिल होकर 1/2 आएगा, C1/C2 12/24 कैंसिल होकर 1/2 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1/2 आ रहा है, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2। तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। जब तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब ये किसका रेशियो है, A1/A2 का, ये किसका है, B1/B2 का, ये किसका है, C1/C2 का। यानी अब लिखेंगे हम क्या है कि इस स्थिति में क्या होगा, जब तीनों बराबर होंगी यानी रेखा समपाती होगी, इसका हल अनंत होगा। रेखाएं कैसी होंगी, इस स्थिति में रेखाएं समपाती होंगी। समपाती होंगी मतलब एक के ऊपर एक होंगी, और एक के ऊपर एक होंगी तो अनंत क्या होगा। समझ पाए आप इस बात को, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। एक कंडीशन आपके सामने ये रहा। और इसके बाद जो आपका इसी का जो तीसरा नंबर सवाल है वो आप खुद करेंगे और देखेंगे कि उसका हल क्या आ रहा है, उसका आंसर क्या आ रहा है। रेखाएं समपाती उसमें भी होंगी, उसमें भी प्रतिच्छेद करेंगी, या उसका समांतर होंगी। कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब जो मैंने आपको बाद में जो कंसेप्ट बताया है उस पर आधारित ये प्रश्न है। ये प्रश्न भी सेम इसी तरह बनाएंगे जैसे कि समीकरण हमने दूसरा बनाया है। क्या बनाया समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 नंबर दिया गया है वो है, समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 5। अगला है 2x - 3y = 7। ये 2 समीकरण दिए गए हैं विद्यार्थियों। कितने दिए गए हैं, ये 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। ये 2 समीकरण हमारे सामने रखे गए हैं और इन्हीं दोनों समीकरणों से हमें बताना है कि जो समीकरण युग्म है इसका जो रैखिक रूप होगा, जो रेखा पर जो हम लोग आलेख पर दिखाएंगे वो संगत होगा या
असंगत होगा, ये युग्म संगत है या असंगत है ये बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसका हल क्या होगा। यदि बात करें इसके आंसर की तो समीकरण 1 में a1 की वैल्यू 3 दी गई है, b1 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू -5 है। इस 5 को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, ये -5। a2 की वैल्यू कितना दी गई है, 2, b2 की वैल्यू कितना दी गई है, -3 और c2 की वैल्यू कितना दी गई है, जब 7 को इधर लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा। क्लियर। चलिए जब ये हो गया तो इसको हम देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनका हम रेशियो करेंगे। क्या करेंगे, इनका रेशियो करेंगे। a1/a2 जो अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था, 3/2, b1/b2, 2/-3, c1/c2, -5/7। अब यहाँ जरा देखिएगा, ये 3/2 है, ये जो 2/-3 है, ये जो -5/7 है, क्या ये सब एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब ये किसका रेशियो है, a1/a2 का, ये है b1/b2 का और ये है c1/c2 का। अब ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और एक हल होगा। क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अतः एवं इसका एक ही हल होगा। एवं इसका एक ही हल होगा। और एक ही हल होगा तो अतः, अब चूंकि हल है तो अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। हमने आपको बताया है कि हल हो, एक हो या अनंत हो, उस स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। केवल एक ही कंडीशन है, वो समानांतर वाली। कैसी वाली, समानांतर वाली, जिसमें एक भी हल नहीं होगा और समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लिए समीकरण 3 के 1 नंबर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर सवाल। क्या है, दूसरा नंबर सवाल। विद्यार्थियों ये जो कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, इन्हीं कंसेप्टों का करके ये पांचों के पांचों सवाल बनने वाले हैं। तो हम इसका दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं अभी आपके सामने। दूसरा सवाल दिया गया है 2x - 3y। क्या दिया गया है, 2x - 3y = 8 और फिर दिया गया है 4x - 6y = 9। ये समीकरण दिए गए हैं। दो समीकरण हैं, एक समीकरण है आपने देखा ये, और दूसरा समीकरण ये दो समीकरण हैं। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका यदि आंसर बनाने चले हम तो हम देख रहे हैं a1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 2, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू इधर 8 प्लस में है, इधर रहता तो माइनस में रहता, -8। अभी a2 कितना है, 4, b2 कितना है, -6 और c2 कितना है, -9। इधर रहता तो माइनस में रहता। अब हम तुलना करते हैं किसका, a1/a2 और b1/b2 का। अब यहाँ पर a1/a2 क्या है, 2/4 कैंसिल होकर आएगा 1/2। ये है b1/b2, यहाँ पर क्या है, ये -3/-6 कैंसिल होकर 1/2 मिलेगा। फिर c1/c2, यहाँ पर -8 - 9, -8 - 9, 8/9, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्या, ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। क्या ये 1/2 और ये 8/9 बराबर है, ये बराबर नहीं है। यानी पहले दो बराबर हैं और अंतिम वाला बराबर
नहीं है तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी हो जाती हैं? रेखाएं समानांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं रेखाएं? यानी ये किसका रेशियो है? A1 बटा A2 का, B1 बटा B2 का, C1 बटा C2 का, उसका ये रेशियो है। जब ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एक भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता है। क्लियर? और जब एक भी हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। क्लियर? समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये सभी के सभी बिल्कुल इजी हैं और इसी तरीके से हैं जैसा कि हमने अभी यहाँ बनाया है। तो आप इन सवालों को, ये तीनों सवालों को बनाएं और प्रैक्टिस करें। अगर आपसे कहीं गलती होती है तो अभी मैं आपके स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर। आप उस नंबर पर आप इस क्वेश्चन को लिखकर सीधे हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन आपको, यानी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपसे नहीं हो रहा है, एक प्रॉपर वे में ऐसे बनाकर भेजेंगे जैसा कि आपको समझ में आ जाए। तो हम इसको साफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 में भी कुछ वैसा विशेष कुछ नहीं है। जैसा सवाल आपने 2 और 3 किया है, बस उसका एक कदम आगे बढ़ जाना है थोड़ी सी। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। माने कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। चूंकि असंगत का तो हल निकल नहीं पाएगा, तो जो संगत होगा उसी का क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। अब आइए देखते हैं हम पहला नंबर सवाल जो दिया गया है, 1 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर सवाल में दिया गया है कि x + y = 5, x + y = 5। उसके बाद दिया गया है 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। ये 2 समीकरण है हमारे पास। क्या है? 2 समीकरण है हमारे पास। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम। जो हम अभी तक करते आए हैं, अभी जो तुरंत आपको संगत और असंगत का जो आप देखे हैं, सेम वैसा ही आपको करना है। संगत और असंगत पहले पता करना है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो इसका मतलब उसका हल होगा, एक हो या अनेक हो। हल होगा तो उसका हल निकालना है, यदि असंगत है तो उसे छोड़ देना है। तो संगत का ग्राफीय विधि से हल करते हैं। आइए अब ये x है, क्या है? सॉरी, यहाँ पर इस समीकरण में, पहले समीकरण में a1 की वैल्यू कितनी दी गई है? x, b1 की वैल्यू y और c1 की वैल्यू -5 कितनी है? ये अगर इधर रहता तो माइनस में रहता, -5। उस तरह a2 की वैल्यू दी गई है 2, b2 की वैल्यू दी गई है 2 और c2 की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पर b1 क्या y है? अरे सॉरी, a1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1 है और b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर 2 और c2 की वैल्यू -10। क्यों? जब 10 इधर रहता तो क्या होता? माइनस में होता। क्लियर? अब a1 हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे? a1 बटा a2 यानी 1/2, b1 बटा b2 यानी 1/2, c1 बटा c2 यानी -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 1 मतलब 5 से 2, 1/2। ठीक है? तो यहाँ देखिएगा जरा। अब यहाँ जो हमने पाया है क्या? ये 1/2
क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, ये तीनों हैं। अब ये तीनों किसके हैं, तो इसके हैं। किसके हैं, A1/A2 के। किसके हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों के तीनों बराबर हैं, बराबर हैं। तो जब तीनों के तीनों बराबर हो गया तो इस स्थिति में रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी तथा अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल होगा। कैसा हल होगा, अनंत हल होगा। और जब अनंत हल होगा, जब हल अनंत होगा तो इसका मतलब कैसा है, समीकरण युग्म। जरा बताइए, हल है मतलब संगत है, मतलब संगत होगा। अब संगत होगा तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया है ग्राफ बना लेना है। अगर आपसे ग्राफ नहीं बन पा रहा है तो आप अभी अपने स्क्रीन पर इस सवाल का ग्राफ देख रहे हैं और आप उसे देखकर समझेंगे और उसे बनाने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं इसके आगे सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 के तरफ। आइए, ये जो सवाल नंबर 4 का 2 है, सवाल नंबर 4 का चार का 2 नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल। 4 के 2 नंबर सवाल में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है x - y बराबर 8, x - y बराबर 8। उसके बाद दिया गया है 3x - 3y बराबर 6, 3x - 3y बराबर 16। तो ये हमें क्या मिला, हमें 2 समीकरण मिला, एक समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। हमें 2 समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, हमें 2 समीकरण मिल गया। अब इन 2 समीकरणों का हम क्या करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे ये समीकरण संगत है या असंगत है। अब आते हैं इनके हल पे। यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, B1 की वैल्यू -1 और C1 की वैल्यू -8, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू 16। क्लियर, ये 16 इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो -16। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं 16 ही है ना, ठीक है। अब A1/A2 कितना बटा, A1/A2 कितना हो जाएगा 1/3, B1/B2 कितना हो जाएगा -1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3। ये है C1/C2 -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 1 और 8 से 2, 1/2। क्लियर। अब देखिएगा जरा, ये 1/3 है, 1/3 है, ये क्या है 1/2 है, 1/3 है बराबर 1/3 है बराबर 1/2 है। ठीक है, 1/3 1/3 और 1/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, सॉरी ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में अभी ये किसका रेशियो है, A1/A2 का, ये है B1/B2 का और ये है C1/C2 का, जो कि बराबर नहीं है। तो जो स्थिति आप देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 और ये C1/C2 जो कि ये बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और जब समांतर होती हैं तो एक भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता है।
एक भी हल नहीं होता। और जब एक भी हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। और जब समीकरण युग्म असंगत होगा तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है, इसका ग्राफ नहीं बनाना है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यानी जब समीकरण का हल संगत होगा, जब समीकरण युग्म संगत होंगे तब उनका हम ग्राफ बनाएंगे, और जब समीकरण युग्म असंगत होंगे तब उनका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। और बाकी का आगे का जो 3 सवाल बचा हुआ है, 3 सवाल नहीं बल्कि 2 सवाल, ये 3 नंबर और 4 नंबर, ये 2 सवाल आप खुद करेंगे। और आपको यदि लगता है कि वो सवाल आप नहीं कर पाएंगे तो बेशक हमने थोड़ी देर पहले आपको व्हाट्सएप का क्या दिखाया है, लिंक नंबर दिखाया है, आप उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आयताकार बाग है। क्या है? एक आयताकार बाग है। तो पहले हम एक आयताकार बाग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आयताकार एक आयताकार बाग बना लेते हैं, ABCD। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको आंसर को, इस सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे माना कि, क्या माना? माना कि लंबाई बराबर, यानी आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई, मीटर में ही सवाल है ना, मीटर में है तो x मीटर मान लेते हैं, और बाग की चौड़ाई कितना मीटर? y मीटर। यानी जो इसकी लंबाई है वो x है और जो चौड़ाई है वो y है। क्लियर? तो जितनी आयत की इधर की चौड़ाई होती है उतनी ही इधर की होती है, जितनी इधर लंबाई होगी उतनी ही इधर लंबाई होगी। क्लियर? अब चलते हैं प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है विद्यार्थियों कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी जो लंबाई है ये चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर। मतलब कि लंबाई में से यदि चौड़ाई घटा दे तब भी 4 मीटर बच जाएगा। यानी x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमें समीकरण पहला प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? पहला प्राप्त हो गया। अब समीकरण दूसरे पे चलते हैं। दूसरी स्थिति दी गई है, दूसरी बात कही गई है कि जो ये आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप 36 है। क्या है? अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग का परिमाप कितना होता है भाई? आयत का परिमाप कितना? बाग तो आयताकार है तो बाग का ही परिमाप लिखते हैं। बाग का परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है। तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। देखिएगा जरा, तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होगा। ये कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना होगा? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, अब बटा आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? लंबाई जोड़ चौड़ाई, मतलब x प्लस वाई, ये बचेगा। लंबाई x है, चौड़ाई y है। इसका मतलब जो दूसरा समीकरण हमें मिलेगा वो मिलेगा x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण दूसरा मिला हमें। क्या मिला? समीकरण दूसरा मिला। आइए अब इस समीकरण को हम आगे लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलते हैं? आगे लेके चलते हैं। या जरा देखिएगा यहाँ पर कि अगर हम चाहें तो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। यहाँ कह रहा है कि इसकी बीमाएँ ज्ञात करिए। आप ग्राफीय विधि से बेशक कोशिश करिएगा बीमाएँ ज्ञात करने की। किससे? ग्राफीय विधि से, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है। अगर आप ग्राफीय विधि से, तो ये जो अभी मैं विधि आपको बता रहा हूँ इस विधि से भी आप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको ग्राफीय विधि से ही बनाना है। अब पहले जहाँ पर x दिया गया है, ये x, इस x में से हम x का मान पहले समीकरण से निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, किससे लिखेंगे? समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर कितना है? 4।
तो x बराबर 4 प्लस वाई, कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई होगा। ये x का मान है, क्या है x का मान है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटाता हूँ। ये क्या क्या मालूम हुआ हमको, x का मान मालूम हुआ। अब जो x का मान हमें मालूम हुआ है ये, तो लिखेंगे x की वैल्यू, x की वही मान समीकरण 2 में रखने पर, ये x का जो वैल्यू है वो समीकरण, x की वैल्यू 4 माइनस वाई आया है, समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 36। अब x की जगह पर क्या लिखते हैं हम 4 माइनस वाई, और ये प्लस वाई, 4 माइनस वाई नहीं होगा, एक सेकंड, पहला जो समीकरण है कह रहा है x माइनस एक्स, ये 4 प्लस वाई होगा, 4 प्लस, यहाँ पर x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 36। क्लियर। अब यहाँ पर 4 है, ये वाई जोड़ेंगे तो 2y बराबर 36। अब जैसे ही यहाँ पर y, हमको y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, कैसे, ये 2y है, ये 4 इधर प्लस में है, इधर 36 माइनस 4, 2y बराबर, अब इस 36 में से 4 घटाएंगे तो 32, y इधर 2 इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाके भाग में क्या आ जाएगा 16। यानी y की वैल्यू हमें चौड़ाई कितनी प्राप्त हो गई, चौड़ाई कितनी प्राप्त हो गई 16, y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 16 प्राप्त हो गई। अब मिटा दें, समीकरण 2 है, देखिएगा यहाँ समीकरण 2 लिखा हुआ है, हम समीकरण 2 को रखने देते हैं। अब y की वैल्यू 16 आ गई 16। जैसे ही y की वैल्यू 16 आई, यानी क्या है हमें प्राप्त हो गया चौड़ाई, चौड़ाई क्या प्राप्त हो गया, चौड़ाई y था 16 मीटर हमें प्राप्त हो गया। तो x की वैल्यू लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण किस में 2 में रखने पर, y का मान हम कहाँ रखे समीकरण 2 में रखे, कहाँ रखे समीकरण 2 में, और y का वैल्यू तो 16 आया है। समीकरण 2 क्या था x प्लस वाई बराबर 36, y का वैल्यू है 16, तो x प्लस वाई की जगह पर 16 बराबर 36। ठीक, और y के बराबर 36 है, ये 16 इधर प्लस में है तो इधर जाके 36 माइनस 16 बराबर 20, कितना आया 20। यानी हमें लंबाई कितना मिल गया 20, और चौड़ाई कितना मिल गया 16। ये भी मीटर, ये भी मीटर, दीज आर आंसर्स। ठीक है, तो ये हुआ प्रोसेस आपका इसे बनाने का। आप ग्राफीय विधि से भी x और y का अलग अलग मान निकाल के, जब निर्देशांक और x y का जब जहाँ काटेगी रेखाएं और निर्देशांक आएगा 20 और 16, तो उस जगह पर आपका आंसर क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई निकल के आएगा। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आपके प्रश्न संख्या 6 के तरफ। प्रश्न संख्या 6 बहुत ही आसान सवाल है। बस ये सवाल जो होती है, जो आपके विजुअलाइजेशन पे होती है कि आप आंखों से देख पाएँ और फटाक से इसे कर दें, लेकिन अगर पेपर पे करना है, कॉपी पे करना है, तो विजुअलाइजेशन के साथ साथ कैलकुलेशन भी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6, कितना नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के 1 में, क्वेश्चन नंबर 6 के 1 में कह रहा है विद्यार्थियों प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब सवाल देखिए क्या है, सवाल कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण आपके सामने दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये दी गई है केवल एक। कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, कैसा हो, जैसा कि
प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब एक दिया गया है और दूसरा खुद एक समीकरण लिखना है, दूसरा खुद लिखना है और उस कंडीशन को दिमाग में रखना है a1/a2 वाला। तो जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी तो a1/a2 बराबर नहीं होगी b1/b2 और बराबर नहीं होगी c1/c2 के। तो a1 a2 और b2 a1 b1 और c1 ये तीनों दिया हुआ है इसमें, a2 b2 c2 ऐसा लगाना है इसमें x और y के साथ कोएफिशिएंट के साथ कि वह a1/a2 और b1/b2 को सेटिस्फाई नहीं करे। तो इसके आंसर की तरफ पढ़ते हैं, इसके आंसर की तरफ। तो क्या होना चाहिए इसका शर्त होना चाहिए जो समीकरण दिया गया है, समीकरण एक दिया गया है, क्या समीकरण है 2x + 3y, 2x + 3y -8 बराबर 0, यह एक समीकरण दिया गया है। और दूसरा समीकरण हमें ऐसा लिखना है, क्या लिखना है दूसरा समीकरण, ऐसा लिखना है कि यह जो अनुपात इन सब का आए वो बराबर नहीं है। तो ये 2x है तो हम कुछ लिख देते हैं, यहाँ पर 4x लिख देते हैं, यहाँ पर 9y लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, क्लियर। अब बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए 2/4 करेंगे, जब करेंगे यहाँ पर समझिएगा 2/4 बराबर 3/9 बराबर -8/-2। ये 2/4 1/2 बदलेगा, यह 1/3 होगा और यह सीधा 4 होगा। ये तीनों बराबर है नहीं है, ये तीनों बराबर होगा नहीं होगा। जब तीनों बराबर ही नहीं होगा तो यह रेखा क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखेंगे हम नहीं, चूंकि क्वेश्चन नंबर किताब में लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। समांतर होने के लिए पहले 2 का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा और तीसरे का रेशियो बराबर नहीं होगा, तब समांतर होगा। अब समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0, यह एक समीकरण है। ये क्या है, एक समीकरण है। इसका अगला यानी इनका रेशियो समान हो, तो यहाँ 2 है तो इससे 3 गुना कर देते हैं, क्या 6x, यहाँ 3 है तो इससे 3 गुना कर देते हैं, क्या 9x। अब जब रेशियो करेंगे तो 1/3 आएगा, लेकिन इसका रेशियो कुछ अलग रख देना है, यहाँ 2 रख दीजिए बराबर 0, क्या हो जाएगा, आंसर हो गया ये। अच्छा, अब हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है, हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। ये आंसर डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट आंसर है, ये सब खुद ही आंसर आप जनरेट कर सकते हैं। ये 2 है तो यहाँ पर हम 8 भी लिख सकते हैं, ये 4 गुना की है तो यहाँ पर 12x लिख देते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइए अब इसी के सवाल नंबर 3 में चलते हैं। सवाल नंबर 3 कंडीशन दे रहा है कैसा, संपाती हो। संपाती हो यानी रेखा के ऊपर ही रेखा हो, रेखा के ऊपर ही रेखा हो। तो क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 बराबर 0, यह इक्वेशन नंबर 1 दिया है आपकी किताब में जो दिया है वो। हमें दूसरा इक्वेशन प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, दूसरा इक्वेशन जिसमें तीनों एक दूसरे को क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर दी हुई रेखाओं में कोई किसी का बराबर नहीं है, समानांतर रेखाओं में शुरू के 2 बराबर, बाद वाले नहीं बराबर, और संपाती में तीनों के तीनों बराबर, तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं 4x + 3y है तो 6y, और ये क्या है, माइनस क्या है, -8 है तो इसको भी दुगुना कर देते हैं, 16 बराबर 0। कोई दिक्कत, जब इस तरीके से हो जाएगा तो ये समीकरण 2 हो गया और इनका रेशियो क्या होगा, समान है। ये 2/4 है, ये 3/6 है, 2 से 2 दूनी 4, 3 से 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी सारी रेशियो बराबर होंगी, तब समीकरण क्या होगा, संपाती होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था क्वेश्चन नंबर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल को हम करते हैं, आपको भी अच्छा मज़ा आएगा। देखिए कह रहे 2 समीकरण दिए गए हैं, एक समीकरण है x - y, क्या है, x - y बराबर x - y +1 बराबर 0, और दूसरा दिया गया है 3x + 2y, 3x + 2y -12 = 0। ये 2 समीकरण दिए गए हैं विद्यार्थियों, और दोनों के दोनों समीकरण जो हमारे पास हैं, इन्हीं समीकरणों से क्या करना है, ग्राफ खींचना है और हमें त्रिभुज बताना है और त्रिभुज के निर्देशांक बताना है, छायांकित भी करना है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है,
ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसके हल में, किसके, इस सवाल के हल में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस सवाल के हल में लिखते हैं कि समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x - y + 1 = 0, यानी x बराबर करने का, ये y जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, ये हमें प्राप्त होगा। अब हम क्या करें, एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है y - 1, क्या दी गई है, x की वैल्यू y - 1 दी गई है, ठीक है। अब y का वैल्यू कितना रखें, y का वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो x का वैल्यू 1 आएगा, y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x का वैल्यू 2 आएगा। क्लियर। अब चलते हैं समीकरण 2 से, किससे, दिया है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3x = 12 - 2y होगा, x बराबर होगा 12 - 2y/3, ये x का है। फिर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, x की वैल्यू दी है 12 - 2y/3, हमें क्या निकालना है, y की। तो y की वैल्यू यदि हम क्या मान लें, 0 मान लें, तो 2 में y से गुना करेंगे 0, 12 बचेगा, 3 से 12 जाएगा 4, मतलब है। x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 6 मान लें तो 2 छक 12 में से 12 जाएगा 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ में जो ये रेखा है यह x अक्ष है और ये है यह y अक्ष है। क्लियर, y अक्ष, x अक्ष। चलिए अब हम निर्देशांक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं। दिया गया है कि y बराबर x बराबर y - 1, x बराबर y - 1, तो y बराबर क्या होगा, ये x का मान 1 है, y जब y का मान 2 है तो x का मान 1 है, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पर बराबर बराबर डिस्टेंस पर कट कर लेना होगा। यह 1 है, 2 हुआ, 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर भी थोड़ा है तो बढ़ा ही देते हैं, -1 -2 -2 के, और भी आगे आप बढ़ा सकते हैं y पर, ठीक है। यहाँ का निर्देशांक 0 0 होता है, क्या होता है, 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इन जो भी हमें प्राप्त हुए, जैसे x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 y का मान 2, यहाँ पर जो बिंदु आएगा 1 और 2 आएगा। फिर x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3, इस 2 के सामने और इस 3 के सामने यहाँ पर जो हमें वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 2 और 3 की वैल्यू आएगी, यानी x का, सॉरी 2 और 3 नहीं, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3, 2 और 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार मिला देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, देखिएगा, ये रेखाएं जो हैं यह इस तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से यह रेखा मिल जाएंगी। ये किस समीकरण का है, इसका x - y + 1 = 0, इस समीकरण का है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर y = 0, x = 4, इस y पर 0, x पर 4 यहाँ, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या है, 4 0। उसके बाद कह रहा है y पर 6 और x पर सोना है, यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 6, क्या होगा, 0 6 इस जगह का निर्देशांक होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। देखिएगा
इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिल गया। यहाँ देखिए, यहाँ जिस बिंदु पर ये कट कर रहा, ये 2 और 3 होगा ना, 2 और 3, ये 2 और 3 पे ही काटता, क्योंकि यहाँ मापदंड हमने उतना परफेक्ट रखा नहीं था, तो ये 2 और 3 पॉइंट यहीं कट बिंदु पे होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जब आप ग्राफ पर बनाइएगा तो एग्जैक्ट इसी बिंदु पर कटेगा। जो यहाँ बिंदु आया था ना, वो बिंदु यहाँ होगा जहाँ ये कट कर रहा है। तो हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? त्रिभुज प्राप्त हो गया। ये त्रिभुज इसका मान लेते हैं ए नाम है, इसका बी शीर्ष है और ये सी है। ये क्या है? सी है। तो हमें तीनों शीर्ष प्राप्त हो गए त्रिभुज के। क्या प्राप्त हो गए? त्रिभुज के तीनों शीर्ष प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गया? ए बराबर हमें मिला क्या? ये y पर -1 है और x पर सोना है 0 - 1। b हमें मिल गया क्या? 2 3। c क्या मिल गया हमें? 4 0। क्या? 4 0। यह क्या मिल गया हमें? ये सारे के सारे शीर्ष मिल गए। अब कह रहा है इनको छायांकित भी करिए। क्या करिए? छायांकित भी करिए। तो कोई परेशानी नहीं होना है, इनको क्या कर देना है, हमें छायांकित कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। यही त्रिभुज है और यही आपका सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने इस चैप्टर को बड़ा ही अच्छा तरीके से समझा होगा। जो सवाल मैंने छोड़ा है उसे आप बनाएंगे, और नहीं बनाए हैं तो मैंने बार बार कहा है, अभी भी आपके स्क्रीन के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा होगा, आप इस पर मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक को टच करके हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और वहां आप मैसेज करें, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अपने आस पड़ोस में सफाई बना के रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी चैप्टर का जो अगला अध्याय है, अगली प्रश्नावली है, उसके साथ इसी तरह कंसेप्चुअल तरीके से। तब तक आप अपने पढ़ाई को बनाए रखिए। वंदे मातरम।